सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैथ जी पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग मैथ जी पर एक पॉलिटी का लेक्चर्स का सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे पॉलिटी को कवर करें जो कि एसएससी, सीडीएस और इनसे रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स के लिए एनफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहानी स्टार्ट होती है 1917 से। 1917 में एक डिक्लेरेशन आता है जिसे हम लोग मोंटेगू डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इस डिक्लेरेशन में एडविन मोंटेगू थे, इनके द्वारा ही ये डिक्लेरेशन लाया गया था और इन्हीं के नाम पे भी ये डिक्लेरेशन इसका नाम रखा गया। सो जो एडविन मोंटेगू थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर थे और इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बोला कि इंडिया को एक धीरे धीरे एक सेल्फ गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। पर ये कहीं नहीं डिसाइडेड था कि कब तक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में फॉर्म की जाएगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जहाँ तक हम लोग बात करें, इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं किसी भी जगह के, वहीं चुनेंगे कि उन पे राज कौन करेगा और कब तक राज करेगा। इसके पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो हम इंडियंस पे वायसराय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो एज अ स्टेट ऑफ हेड बन के हम पर राज करती थी। सो इस डिक्लेरेशन में ये था कि हम लोग को धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस या फिर सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ाया जाएगा और जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो डोमिनियन स्टेटस में हम पे रूल करेंगे, हमारे गवर्नमेंट का फॉर्म करेंगे। इस डिक्लेरेशन में धीरे धीरे इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन थी उसको बढ़ाने की बात की गई और सेल्फ गवर्नमेंट की ओर ले जाने की बात की गई। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आता है जो कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। इस रिफॉर्म में जैसा कि मोंटेगू डिक्लेरेशन में सेल्फ गवर्नमेंट की ओर जाने की बात की गई थी, इस बात को आगे बढ़ाया गया और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे सुधार किए गए। चलिए आइए एक एक करके हम लोग इन सुधारों के बारे में जानते हैं कि क्या सुधार किए गए थे। सो पहला सुधार था जो कि जो इंडियन मेंबर्स थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया था 1 से। मतलब जहाँ पर पहले 1 मेंबर था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो अब 3 हो चुके थे। दूसरा रिफॉर्म ये था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अब इलेक्ट होके आने थे और इस बात को लागू किया गया 1920 के डायरेक्ट इलेक्शंस में। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स थे उनको डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही फिल किया गया था। जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो ये था कि जो इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन था इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ में, उसे बढ़ा दिया गया था। फॉर एग्जांपल अब इंडियंस को फाइनेंस कमेटी में का मेंबर बनने में और पार्ट लेने के लिए अलाउड कर दिया गया था। इस रिफॉर्म का एक और जो सुधार था वो ये था कि एक सेंट्रल पब्लिक कमीशन को स्थापित किया गया था जो कि इंडियंस के लिए था। इंडिया 1919 एक्ट था, इसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि 1919 से 10 साल बाद एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जिसका काम ये होगा कि वो 1919 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के इम्पैक्ट को और उसके प्रोग्रेस को एग्जामिन करे। सो ऐसा ही किया गया, बट ये 2 साल पहले ही कर दिया गया। सो 1927 में साइमन कमीशन के नाम से एक कमीशन फॉर्म की गई। इसके हेड थे सर जॉन साइमन और जो सर साइमन थे इनके टीम में 7 मेंबर्स थे और इस साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। जो 7 मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। ये जो कमीशन थी इसने अपना रिपोर्ट 1930 में जाके पब्लिश किया। सो जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था 1930 में आया। इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज़ किया गया जहाँ पर ये सारे रिपोर्ट्स के जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस होने थे। सो ये 1930 से लेकर 1932 तक तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल चले जिसमें कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को, प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको और अदर फील्ड्स के लोगों को भी इनवाइट किया गया था।
सो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। दूसरा जो चला था वो 9 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 1932 नवंबर में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट और थर्ड दोनों को ही कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। सेकंड वाले में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जो थे वो उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने बोला कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होनी चाहिए, अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन रही है तो, और इन्हीं सब चीज़ों के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा निकला, रिजल्ट्स निकले, उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सामने आता है। सो अब हम लोग समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के बारे में। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। सो हम अभी बस यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बैकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। सो जैसा कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया को एक सेल्फ गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर आगे प्रगसर किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा। सो इसमें भी वैसा ही किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई थी और प्रोविंशियल लेवल पे सेल्फ रिलायंस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा रही थी। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स देने की कोशिश ब्रिटिश द्वारा की जा रही थी। जैसे कि इस वक्त तक 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को वोट करने के राइट्स अवेलेबल हो चुके थे। इसी के साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने डिमांड किया कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। और इस असेंबली में जो नेहरू जी थे इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी। उनका कहना ये था कि अगर इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। इसको उन्होंने 1938 में प्रपोज किया था और इसके आगे चलकर 1940 में गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने एक ऑगस्ट ऑफर प्रपोज किया और इस ऑगस्ट ऑफर में नेहरू जी के जो डिमांड्स थे जिसमें ये था कि इंडियंस द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाए, तो उसे मान लिया गया था। के बाद ये एक पजल था कि किस पार्टी को, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग को कितने सीट्स दी जाएं, प्रिंसली स्टेट्स को कितने सीट्स दी जाएंगी या फिर किसी अदर रिप्रेजेंटेशन को कितने सीट्स दी जाएं। ये सब अभी तक पजल ही था। कोई अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई थी कि किसको कितने रिप्रेजेंटेशन या फिर कितने सीट्स या फिर कितने प्रोविंसेस को सीट्स किस तरीके से अलॉट की जाएंगी। इस पजल को सुलझाने के लिए 1942 में मार्च में एक क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा जाता है। इसके हेड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनके इस मिशन में 2 और मेंबर्स थे और इस क्रिप्स मिशन का जो मेन एजेंडा था, जो मेन मोटो था, वो ये था कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना। इसके अनुसार जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल असेंबली के। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंस होंगे वो एक अपना मेंबर नॉमिनेट करेंगे। इसके साथ साथ इसमें एक और क्लॉज था, उसके अनुसार अगर कोई प्रोविंस जो कि प्री फॉर्म्ड था, जो कि पहले से बना हुआ था, एग्जिस्टिंग था, वो अगर इन दोनों में से किसी भी में भी शामिल नहीं होना चाहता है तो वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाकर एक अपना अलग कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था। तो इसके बाद क्रिप्स मिशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये क्लियरली इंडिया को डिवाइड करने का एक
ब्लूप्रिंट था, और जहाँ पर मुस्लिम लीग की बात आती है उसे एक पाकिस्तान कंट्री चाहिए थी, जो कि इस मिशन में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके लिए मुस्लिम्स को एक अलग प्रोविंस बनाना पड़ता। और इस मिशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एक अलग प्रोविंस फॉर्म किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए। इसलिए दोनों ने, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग ने, इसे सिरे से रिजेक्ट किया, और इसी तरह क्रिप्स मिशन फेल होता है। इस मिशन के फेल होने के बाद 1945 का हम लोग समय देखेंगे, जहाँ पे अब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो चुका है। और वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के बाद अब ब्रिटिशर्स वापस इंडिया पर फोकस कर सकते थे। तो इंडिया पर फोकस करने के क्रम में उन्होंने ये डिसाइड किया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच में प्रोविंशियल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल्स में जो है इलेक्शंस किए जाएंगे। और इन इलेक्शंस के होने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो टोटल 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शन हुआ था, जहाँ पर 8 में कांग्रेस ने लीड हासिल की थी, उसे क्लियर जीत हासिल हुई थी, और 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई थी। वो 3 प्रोविंसेस थे पंजाब, सिंध और बंगाल। 46 जनरल इलेक्शंस के बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है, और ये मिशन 1946 में ही भारत आया। इसके 3 मेंबर्स थे, और तीनों मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। जो पहले मेंबर थे, इनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। दूसरे मेंबर थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। जो थर्ड मेंबर थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि उस समय फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। जो इस मिशन, जो कैबिनेट मिशन था, उसका मिशन था फ्रेम करना और इस्टेब्लिश करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। कैबिनेट मिशन ने टोटल जो इंडिया, जो एक कंट्री था, इंडिया एक पूरा डिवीजन, सब डिवीज़न था, उसको इन्होंने 389 सीट्स में डिवाइड किया, जिसमें कि फर्दर उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम लोग एक को प्रिंसली स्टेट बोलते हैं और एक को ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के नाम से जानते हैं। जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 93 सीट्स अलॉट कर दी गई थी, और जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उनको 296 सीट्स अलॉट की गई थी। इन सीट्स के एलोकेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दी गई, और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के जो सीट्स हैं उन्हें 289 सीट्स, जो सीट्स हमें दी गई थी, इसका डिवीज़न अब बाकी स्टेट्स, इन 289 सीट्स और 93 सीट्स का डिवीज़न जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड पे होता है। मतलब कि जहाँ का, जिस प्रोविंस का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसे उतनी ज़्यादा ही सीट्स अलॉट की जाएंगी। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि फर्दर इस डिवीज़न को और 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसे कि मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मतलब ये कि अगर किसी एक प्रोविंस को एक्स नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, लेट्स से कि 20 सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके पॉपुलेशन के बेस पे, तो ये सीट्स आगे जाकर और 3 पार्ट्स में उस प्रोविंस में डिवाइड होंगी, और वो भी पॉपुलेशन के बेस्ड पे। मान लेते हैं कि उस प्रोविंस में अगर सिख्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा सीट्स अलॉट होगी, अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा सीट्स अलॉट होंगी। इस तरीके से सीट्स को डिवाइड किया गया। उसके बाद जो ये सीट्स डिवीज़न हुई थी, तो इनमें जो मेंबर्स थे वो कैसे आने वाले थे, तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं हमारे, उनके मेंबर्स नॉमिनेटेड होने वाले थे, और जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, इनके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट होने वाले थे। सो यहाँ पे ये पता चलता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन दोनों ही मेथड से कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स आने वाले थे। सो जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स नॉमिनेट होने वाले थे वो प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा, मतलब प्रिंस के द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले थे। और जहाँ तक जो बात है इलेक्शन ऑफ रेस्ट 289 मेंबर्स, सो इनका जो इलेक्शन था वो इलेक्ट होके आने वाले थे
पब्लिक द्वारा नहीं बल्कि पब्लिक द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि 1946 के जो डायरेक्ट इलेक्शंस थे जिसमें कांग्रेस ने डोमिनेट किया था, टोटल 8 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीते थे और वहीं पे मुस्लिम लीग केवल 3 सीट्स पे अपनी लीड बना पाई थी। जो ये मेंबर उन प्रोविंसेस में चुने गए थे पब्लिक के द्वारा, उन मेंबर्स के द्वारा ही अब आगे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना जाएगा। सो ये जो प्रोसीजर था ये टोटल कैबिनेट मिशन का पार्ट था। इसके बाद फाइनली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है और जो मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स थे इन्होंने इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बट फिर भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है जिसके हेड डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा टेम्पोररी बेस्ड पे प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। सो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री और बैकग्राउंड। इसके आगे के लेक्चर्स में हम लोग और भी कुछ इससे रिलेटेड जानेंगे और आगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो किस कंट्री से लिए गए, शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, अमेंडमेंट्स। सो इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मैथ जी।